गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन हम देखने वाले हैं। देखिए, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, आपको ये तो पता है कि इल्यूमिनेशन क्या होता है। उसके कुछ लॉ दिए गए हैं, वो दो लॉ हैं। पहला लॉ है इन्वर्स स्क्वायर लॉ और दूसरा है लैम्बर्ट्स लॉ। हम बारी बारी से इसको हम लोग लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ भी बोलते हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ पर लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ मेंशन कर सकते हैं। इन्वर्स स्क्वायर लॉ हम पहले देखते हैं आज के इस लेक्चर में, ठीक है। देखिए, इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है। इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड पॉइंट ऑफ सोर्स, ठीक है। इल्यूमिनेशन इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि जब आप किसी सरफेस का इल्यूमिनेशन निकाल रहे होते हो तो वह इल्यूमिनेशन जो है उस सरफेस से पड़ने वाले जितने भी जहाँ पर भी वो लाइट पड़ रहा होता है, जितने भी डिस्टेंस पे पड़ रहा होता है, उस डिस्टेंस के इन्वर्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे हम एक डायग्राम से देखते हैं। सपोज करिए कि ये आपका एक जो सोर्स है जहाँ से लाइट आप दे रहे हो वो पॉइंट है, ठीक है। ये आपका एक सरफेस है। इसके बाद कुछ डिस्टेंस के बाद जो पहला सरफेस रखा हुआ था, अब यहाँ से ये डिस्टेंस d1 मान लिया मैंने। एक और सरफेस है, आप सोर्स से उस डिस्टेंस को d2 मान रहे हो, जो यहाँ पे वो सरफेस लगाया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक और डिस्टेंस मैंने ले लिया d3, जो कि और भी दूर पे रखा गया इस सोर्स ऑफ लाइट से या इल्यूमिनेशन के सोर्स से, जो यहाँ पर आपको शो किया जा रहा, ठीक है। जो पहला सोर्स है उसका जो एरिया कवर कर रहा है ये A1 हो गया। दूसरा सोर्स सरफेस जो है उसका जो एरिया कवर कर रहा है उसको मैंने A2 नेमिंग कर दिया और तीसरे वाले को A3 कर दिया। तो अब अगर आप स्टेटमेंट ये पढ़ रहे हैं, वापस से जब देखेंगे कि इल्यूमिनेशन क्या बोलता है। इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस यानी कि E इज प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस। क्या बोला जा रहा है इसमें कि ये जो आपका इल्यूमिनेशन है वह क्या है, इन्वर्स में है किसका, डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो हमने क्या किया, इन्वर्स लगा दिया डिस्टेंस का स्क्वायर करके, और उसके बाद बोला जाए बिटवीन द सरफेस एंड अ पॉइंट ऑफ सोर्स। तो ये जो अपना डिस्टेंस कौन सा लेना है, सरफेस और पॉइंट ऑफ सोर्स के बीच वाला, ठीक है ना। अब इसी स्टेटमेंट को हम प्रूफ करने के लिए आगे एक इसका छोटा सा डेरिवेशन है, उसको भी देख लेते हैं कि कैसे ये पॉइंट आता है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होगा कि जो फ्लक्स होता है, जो इल्यूमिनेशन फ्लक्स जो होता है फाई, उसका फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा 1, ठीक है ना। ये ओमेगा क्या है आपका, ये है सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये क्या होता है। सॉलिड एंगल जो होता है उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले लीजिए कि आपके पास दो तरह का एंगल होता है, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। देखिए, प्लेन एंगल के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कि एक बोर्ड के ऊपर आप एक लाइन खींच रहे होते हो और लाइन को आप किसी एंगल से देख रहे होते हो। सपोज करिए इस जगह से देख रहे हो आप, तो इसके एंड और इसके एक एंड का बीच का एंगल बनने वाला जो एंगल होता है वो जो कहलाता है वो थीटा कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वो प्लेन एंगल हो गया, सिंपल एंगल। और सॉलिड एंगल के केस में क्या होता है कि अगर आप किसी बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींच रहे होते हो तो ये जो होता है ना 3 डायमेंशनल व्यू होता है। कहने का मतलब कि आप यहाँ पर जब देख रहे होते हो तो आप किसी एक दो एंड के बीच में नहीं लेते हो, आप क्या करते हो, पूरे के पूरे बोर्ड को, इस पूरे सॉलिड पार्ट को देखते हो कि कितने एंगल से वो आपका एंगल बन रहा है, ठीक है। तो सिमिलर इसके यहाँ से जब आप अपना आई का व्यू देख रहे होंगे तो आपके पास 4 पॉइंट मिल रहे होंगे। यानी कि एक पॉइंट हम यहाँ से यहाँ जोड़ लेते हैं, एक पॉइंट इस एंगल से जोड़ लेते हैं, एक एंगल यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। तो ये जो आपका व्यू बनता है ना वो 3 डायमेंशनल व्यू बनता है। और अगर यहाँ से आप एक आर्क लेकर के किसी एक पॉइंट से आर्क कंसीडर करके जब इसको कट कर रहे होते हो तो आपको एक आर्क नहीं बनता जैसे कि इसमें बनता कि आर्क। क्यों इसमें नहीं बनता, क्योंकि ये सारे पॉइंट को कट नहीं कर पाएगा। जब आप इसको एक प्रैक्टिकल व्यू में देखोगे तो इसका हर एक जो लाइनिंग मैंने ये खींचा है ना, यानी देखने का जो ऑब्जर्वेशन हर एक पॉइंट पर वो बहुत ही अलग अलग जगह से होता है, जिसकी वजह से जब आप एक इमेजिनरी आर्क बना रहे होगे तो वो जब उसको आप ड्रॉ करोगे एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए तो वो सारे पॉइंट को नहीं कट कर पाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, आर्क कंसीडर नहीं करके क्या करते हैं, ये हम हेमिस्फीयर ले लेते हैं, सॉरी स्फीयर ले लेते हैं। एक स्फीयर से
ऑब्जर्वेशन करते हैं तब वो पूरे लाइन को कट करता है, और उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक स्फीयर को हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया है। ध्यान रखिएगा कि इसमें आर्क रिप्रेजेंटेशन होता है जबकि इसमें स्फीयर रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इस केस में जब हम अगर एंगल की बात करते हैं ना, तो एंगल क्या निकलता है, ये जो आर्क का लेंथ होता है और यहाँ से यहाँ तक आपने जो एक आर्क बनाने के लिए जो रेडियस लिया है वो आर कहलाता है। तो थीटा होता है R/L होता है। इस केस में क्या होता है कि आपका जो ये जो डिस्टेंस है, यानी कि हम कह लेते हैं आर या फिर हम कह लेते हैं डायमीटर डी, दोनों में से कोई सा भी केस कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डायमीटर डिस्टेंस वाला केस ले रहे हैं, डी माने हुए डिस्टेंस को, आर नहीं माने हैं तो हम डी ले लेते हैं इस एक बार के लिए, ठीक है ना। और इसका जो क्या करता है, ये स्फीयर है, स्फीयर का तो आपका लेंथ होता नहीं, क्या निकलता है, एरिया निकलता है, तो A/D हो जाता है। अब यहाँ पे किसका निकला, हम लोगों ने एंगल के बारे में बात किया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एंगल निकाल रहे होते हैं ना, तो दोनों केस में यूनिट लेस होता है, ठीक है ना, यूनिट लेस होता है। बट हम लोग एक पढ़ने के लिए कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा उसका एक मेजरमेंट देते हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो R/L दोनों मीटर में होता है, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, यूनिट लेस हो गया, पर इसका एक यूनिट जो दिया गया वो रेडियन दिया गया प्लेन एंगल के लिए, याद रखिएगा रेडियन बोला जाता है इसकी यूनिट को। जबकि सॉलिड, ये आपको सॉलिड एंगल के केस में क्या होता है, आपका जो यूनिट लेस तो करने के लिए दोनों का ऊपर और नीचे दोनों का जो यूनिट होगा वो सेम होना चाहिए। तो हम तो जानते हैं कि एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, पर डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर ओनली होता है। तो मीटर स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये भी मीटर स्क्वायर हो गया, यूनिट लेस हो गया, ठीक है। और इसके यूनिट एक्चुअली में तो यूनिट लेस ही होता है, लेकिन स्टडी करने के लिए हम लोग क्या इसको मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, स्ट्राडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होता है आपका सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल का केस था, सॉलिड एंगल, ठीक। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं कि हम जानते हैं कि फ्लक्स जो फाई होता है उसका वैल्यू होता है I/ω1, यानी कि ये सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल का तो आई रहेगा। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, A/D²। तो ये पहला वाला एरिया तक का, पहले वाले सरफेस तक का केस लिया गया, तो A1/D1² हो गया। उसी तरीके से φ2 निकाल देंगे, I/ω2 I/A2/D2²। सेम आप थर्ड केस के लिए भी जब निकालोगे φ3, तो क्या हो जाएगा, I/A3/D3²। अब क्या कर देंगे, हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे इल्यूमिनेशन का, क्या होता है, φ/A1 होता है ना। तो φ/A1 का फॉर्मूला जब पुट करोगे आप, क्या हो जाएगा, I1 × A2 क्या कर रहे हैं हम लोग, फाई का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये वाला वैल्यू पुट कर रहे हैं, और A1 जो नीचे में वो नीचे रहने दिए हैं। सेम चीज़ आप तीनों केस में कर रहे हो, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल जो हो रहा है वो कैंसिल करके लिख देंगे I/D1²। इस केस में भी A2 कैंसिल हो जाएगा, I/D2², और यहाँ भी A3 कैंसिल हो जाएगा, तो I/D3² हो जाएगा। क्लियर। जब हम लोग एक रेशियो में बात करेंगे तो क्या हो रहा है, E1:E3 सब जो है क्या दिखने को मिल रहे हैं कि I/D1² के हैं। आई तो आप कैंसिल कर दोगे कि इससे तीनों में रेशियो में निकाल रहे हो, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के इन्वर्स के स्क्वायर के ऊपर इल्यूमिनेशन ई जो है डिपेंड कर रहा है हर एक केस में। तो हम जनरल फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, ई जो है वो डायरेक्टली इन्वर्स है किसका, डिस्टेंस के स्क्वायर के, हाँ डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। तो यही एक्चुअली में आपका इल्यूमिनेशन का फर्स्ट लॉ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा लैम्बर्ट्स लॉ है, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।